everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. So, today we are going to start a new chapter from class 12th, that is chapter 7 Human Health and Diseases. इसको अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है. आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का इंट्रोडक्शन और कॉमन डिजीज़ और इन जो ह्यूमन में होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सेकेंड वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट इम्यूनिटी, थर्ड वन इज़ एड्स, फोर्थ वन इज़ कैंसर एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज़. ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन समझना होगा कि हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ. सबसे पहले लोग ऐसा मानते थे कि अगर डिजीज़ नहीं है यानी कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़, इसका मतलब कि वो इंसान हेल्दी है या फिज़िकली फिट है, इसका मतलब कि वो हेल्दी है. लेकिन ऐसा नहीं होता है. इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. बाद में ये पता लगा कि नहीं, हेल्थ का मतलब है कि कोई इंसान हेल्दी तब कहलाएगा जब वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली वो सही तौर पे काम करेगा. ठीक है. When people are healthy, जब इंसान हेल्दी होता है, दे आर मोर इफिशियंट, वो ज़्यादा इफिशियंट होता है अपने काम को लेकर के. दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज. ठीक है. हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गिविटी ऑफ द पीपल एंड रिड्यूस इनफैक्ट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी. ये सारी चीज़ों को वो रिड्यूस कर देता है. ठीक है. नाउ द सेकेंड पैरा इज डैट की बैलेंस डाइट हेल्थ को क्यों कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन करती है. तो कि तुम्हारा डाइट बैलेंस होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुड हेल्थ के लिए. योगा वगैरह जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए. इसके अलावा अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शन, वैक्सीनेशन और इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह के लिए, या फिर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन्स एंड वाटर रिसोर्स फ्रॉम द नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ. अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसके लिए ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको कवर करना होगा कि आपको अपना बॉडी फंक्शन इन्फेक्शियस चीज़ों के अगेंस्ट आपको मतलब वर्क करना पड़ेगा, या फिर आपका पानी का सोर्स कैसा है. ये सारी चीज़ें आपकी गुड हेल्थ के लिए हेल्पफुल होता है. इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन या फिर सिस्टम ऑफ ए बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ द वेरियस साइन एंड सिम्टम, वी से डैट वी आर नॉट हेल्दी. दैट्स मीन दिस इज़ अ डिजीज़ कंडीशन. यानी कि अगर आप फिज़िकली, मेंटली या फिर सोशली अगर आप सही नहीं हैं, या फिर आपका एक ऑर्गन या फिर मोर देन वन ऑर्गन एक साथ मिल करके अच्छे से काम नहीं कर रहा है और कुछ साइन और सिम्टम अगर अपेयर हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप हेल्दी नहीं है, मतलब कि आप डिजीज़ कंडीशन में. अब सवाल ये उठता है कि जो डिजीज़ है वो कितने कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. तो जहाँ तक डिजीज़ का सवाल है, बेसिकली आपके लेवल पे दो कैटेगरी है, इन्फेक्शियस एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन इन्फेक्शियस. फर्स्ट वन इज इन्फेक्शन. इन्फेक्शियस का नाम ही सबको समझ में आ रहा है कि जो इन्फेक्शन के थ्रू फैले. यानी कि एक इंसान, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एक आदमी है और ये कोई दूसरा आदमी है, अगर इसको कोई बीमारी है तो अगर ये इसके पास, इसके टच में आने से या फिर इससे इसमें फैल जा रही है, इसका मतलब कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है. एग्जाम्पल्स इसके कुछ हो सकते हैं, जैसे टीबी हुआ यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, या फिर एड्स. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फेक्शियस है. नॉन इन्फेक्शियस हम किसको कहेंगे? तो नॉन इन्फेक्शियस वैसे बीमारियों को कहा जाता है जो कि एक मतलब टच में आने से तुरंत वो नहीं फैले. जैसे कि अगर किसी इंसान को कैंसर है तो कैंसर इज़ अ मेजर काउज ऑफ डेथ. ये क्या है? ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में किसी को कैंसर है तो पूरे फैमिली को हो जाएगा, ऐसा नहीं है. यानी कि वो इन्फेक्शियस नहीं है. ठीक है. आई होप इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस आपको समझ में आ गया होगा. इससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया था कि जो हेल्थ है, हेल्थ किस तरह से आप मतलब हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई किस चीज़ से हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है. तो देखो बच्चों, जो हेल्थ है बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं. या तो जेनेटिकली आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके मम्मी पापा को कोई इश्यू है, या फिर आपके ख़ानदान में कोई बीमारी है. अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी के ख़ानदान में शुगर है यानी कि डायबिटीज़ है, तो
शुगर मतलब दूसरे भी लोगों को होने का चांसेस रहता है। ये मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है। तो जेनेटिकली हो सकता है। दूसरा है कि इन्फेक्शन, आपको आपके बगल वाले को टीबी था, आप उसके घर गए, उसने और उसका जो इन्फेक्शियस प्रॉब्लम था वो आपके पास आ गया, तो ये हो सकता है कि इन्फेक्शियस डिजीज। तीसरा हो सकता है लाइफ स्टाइल की वजह से। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके रहन सहन की वजह से आपके हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आपके रहन सहन का मतलब कि आपके खान पान, आपका खाना कैसा है, पानी कैसा है, आप एक्सरसाइज या रेस्ट, ऐसा तो नहीं है कि आप दिन भर काम ही करते हो, एक्सरसाइज रेस्ट नहीं करते हो, आपका एक्सरसाइज वगैरह किस तरह से, ये सारी चीज़ें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने मेंशन किया है, दिस शुड बी ऑल्सो कवर्ड, कि ये जो विलियम हार्वे थे, इन्होंने सबसे पहली बार ब्लड सर्कुलेशन का जो कॉन्सेप्ट था, ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि जो ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट था बेसिकली सबसे पहली बार अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी विलियम हार्वे ने दिया था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू इन्होंने इस चीज़ को बताया था, और इन्होंने ही मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो भी गुड, मतलब अगर कोई इंसान हेल्दी है तो उसका बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो नॉर्मल होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नाउ वी आर फाइनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉमन डिजीज़ इन द ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। सो इसका एक वाइड रेंज है, ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथ कुड काउज डिजीज इन द मैन। यानी कि इंसानों के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो कि बीमारियां पैदा करती हैं, चाहे वह बैक्टीरिया हो, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथ, कोई भी हो। ठीक है, इसके अलावा सच डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन किसको कहेंगे? तो बच्चों, पैथोजन वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो बीमारी पैदा करे। ठीक है, मोस्ट पैरासाइट, ज़्यादातर जो पैरासाइट्स होते हैं, आर देयर फॉर पैथोजेंस एज दे काउज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। यानी कि बहुत सारे जो पैरासाइट्स होते हैं, हम सारे को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मोस्ट लिखा हुआ है, जो पैरासाइट होते हैं वो हार्म करते हैं ऑफ कोर्स होस्ट पे। जहाँ तक पैरासाइट का बच्चों है, आई होप तुम लोगों ने क्लियर किया होगा। पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक जो हमारे बॉडी के बाहर रहे और एक जो हमारे बॉडी के अंदर रहे, इनसाइड। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाई वेरियस मीन्स। बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से पैथोजन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है, मल्टीप्लाई करेगा, इंटरफेयर करेगा हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ को। रिजल्ट ये होगा कि मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होगा। पैथोजन हैव टू अडेप्ट लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। यानी कि पैथोजन जो होता है वो हमारे जिस होस्ट के अंदर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पैथोजन है और वो ह्यूमन के अंदर रह रहा है, ठीक है, जैसे मलेरिया का पैरासाइट होता है, तो वो रहेगा इंसान के अंदर और वो होस्ट का ही एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, पैथोजन डेट एंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो pH एंड रेसिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी कि अगर कोई पैथोजन है वो तुम्हारे गट के अंदर रह रहा है तो उसको पता है कि वहाँ पे pH लो है, वहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं, ये लेकिन इन सारे कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर लेगा, ऐसा वो खुद को अडेप्ट कर लेता है। A few representative member from different group of pathogenic organism are discussed in here along with the disease caused by them. Preventive and control measure against the disease in general are also briefly discussed. कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ग्रुप हैं पैथोजेंस के जो बीमारियां पैदा करते हैं ह्यूमन में, उसको यहाँ पे हल्का सा डिफाइन किया गया है। तो हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया से हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसमें से कुछ को देखेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि बैक्टीरिया से होने वाले सारे बीमारियों को हम डिस्कस करेंगे, एक दो बीमारी है बैक्टीरिया से जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है टाइफाइड फीवर। बहुत ही कॉमन फीवर है, सबने आप सबने नाम सुना होगा टाइफाइड के। ये बैक्टीरिया से होने वाले, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज़ बैक्टीरिया। ओके, ये कौन सा बैक्टीरिया है? दैट इज साल्मोनेला टाइफाई। इस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या है कि
दिस पैथोजन जनरली एंटर स्मॉल, कहाँ पे एंटर करता है, तो ये जो पैथोजन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है फूड एंड वाटर के ज़रिए, और इसकी वजह से फिर वो माइग्रेट करता है दूसरे ऑर्गन में, ब्लड, यानी कि सबसे पहले वो हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहाँ से वो ब्लड में के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में चला जाएगा। इसमें होता क्या है कि हाई फीवर रहेगा, यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस रहेगा, स्टमक में आपके पेन होगा, जाहिर सी बात है यहाँ इसका किससे रिलेशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो स्टमक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन, देखो हर चीज़ ना पेट से रिलेटेड यहाँ पे तुमको दिख रही है, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक, ऑफकोर्स जो ब्लड है वो सर में भी तो जाएगा, तो हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी आपको। इसके अलावा कॉमन सिम्टम ये इस बीमारी के हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में भी अकर इन द सीवियर केसेस। अगर आपने सही टाइम पे टाइफाइड का इलाज नहीं करवाया तो जो आपका इंटेस्टाइन है वो तो परफोरेटेड होगा ही, इसके अलावा डेथ भी हो सकता है। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म, टाइफाइड फीवर को जिस टेस्ट से हम लोग कन्फर्म करते हैं डेट इज़ वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो कि टाइफाइड फीवर के लिए कराया जाता है। एक क्लासिक केस इन मेडिसिन डैट, एक केस स्टडी है जिसको यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने कवर किया है कि एक लेडी थी जिसका नाम था मैलोन, ठीक है, उसको टाइफाइड मैरी के नाम से जाना गया। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये था कि सी वॉज कुक, वो क्या थी, प्रोफेशनली वो खाना बनाती थी, ठीक है, तो वो बावर्ची का काम करती थी। सबसे पहले क्या, वो टाइफाइड का कैरियर वही थी शुरुआती दौर में, ठीक है। जब सबसे पहले बार टाइफाइड के बारे में पता चला तो एक लेडी थी जो कि घर घर जाके खाना बनाती थी और उसको टाइफाइड हो गया था। तो चूँकि ये जो टाइफाइड है वो फैलने वाली बीमारी है, तो वो एक जगह यहाँ पे मान लो एक कोई घर है, यहाँ पे खाना बनाई, फिर उसके बाद यहाँ गई, तो यहाँ से यहाँ गई तो माइग्रेट किया ना, तो टाइफाइड को उसने एक जगह से दूसरी जगह फैलाया, हालांकि जानबूझ के नहीं फैलाया, ऑफ कोर्स उसको नहीं पता था, और स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड शी प्रिपेयर, ठीक है, हो गया। इसके अलावा दूसरी जो बीमारी है बैक्टीरिया से होने वाली, डैट इज़ गोइंग टू बी न्यूमोनिया। पॉइंट नोट है, न्यूमोनिया पी से होता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं निमोनिया के लिए, लेकिन निमोनिया पी से होता है, तो याद रखना। तो निमोनिया जो होता है जिस बैक्टीरिया से, डेट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इसी को, और दूसरी जो बैक्टीरिया है डेट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दो बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इसमें होता क्या है, तो इन्फेक्ट द एल्वेली, निमोनिया में जो आपका एल्वेलाई होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है, प्रभावित होता है, यानी कि उसके अंदर एयर फिल्ड शैक बन जाता है लंग्स के अंदर। एज अ रिजल्ट जो इन्फेक्शन होता है, एल्वेलाई जो होता है वो भर जाता है फ्लूइड से, ठीक है, जो कि रिस्पायरेशन में फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इसके सिम्टम्स ये होंगे कि ऑफकोर्स फीवर रहेगा, आपको ठंडा लगेगा, आपको कफ होगा, हेडेक होगा। इन सेवरल केसेस, बहुत सारे केसेस में जो लिप और जो फिंगर होते हैं वो ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉप या फिर एरोसोल्स रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, और इवन बाय द शेयरिंग ग्लास या फिर यूटेंसाइल विद द इन्फेक्टेड पर्सन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी एक इन्फेक्शियस बीमारी है। अगर आप इन्फेक्टेड जिस इंसान को, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे निमोनिया हुआ है और अगर मेरा जूठा पानी अगर कोई पी रहा है, कोई ग्लास यूज़ कर रहा है या फिर कोई भी मेरा सामान यूज़ कर रहा है, तो उससे भी हो सकता है, उस सामने वाले को भी हो सकता है। इसके अलावा डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया जो होते हैं ये भी कुछ कॉमन बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप कि वायरसेस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो जो सबसे कॉमन बीमारी है वायरस से होने वाली, डेट इज़ कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड बेसिकली बच्चों राइनो वायरस से होती है। ये भी मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस बीमारी है, मोस्ट इन्फेक्शियस होता है ह्यूमन में। इसमें होता क्या है ना कि जो नोज़ है और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो, और रेस्पिरेटरी पैसेज है वो अफेक्टेड होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो कि इसमें लंग्स अफेक्टेड नहीं होता है, लंग्स आर नॉट अफेक्टेड। कॉमन कोल्ड जो होता है, किसकी वजह से आपको कैसे पता चलेगा कि कॉमन कोल्ड हुआ है, तो नेजल कंजेशन हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा, सोर्स थ्रोट होगा, इसके अलावा कफ, हेडेक, ये सारी चीज़ें आपको होने लगेंगी। इसमें क्या होता है कि लास्ट 3 से 7 दिन पे आपको ये सारी चीज़ें होंगी। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ एंड द सीनियस कफ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन जो होगा वो इनहेल करने से आपको एक इंसान से दूसरे इंसान में भी हो सकता है, पेन, बुक वगैरह यूज़ करने से भी हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा टाइप है बीमारियों का, कॉमन बीमारी का, वो है प्रोटोजोअन से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। तो उसमें सबसे कॉमन बीमारी है मलेरिया। किसकी वजह से होता है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली मलेरिया एक बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ है उससे होती है, ठीक है।
और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बेसिकली 4 स्पीसीज होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, एक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो खैर आप इसके 3 ही जानिए। ओवेलिक्स भी एक होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियाई और फाल्सीफेरम। जो अभी हमारे यहाँ जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, उसका जो मेन काउज है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, तो ये आपको नोट करके रखना होगा। सो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कौन सी मलेरिया है बच्चों, तो वो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम की वजह से होती है, ठीक है। लेटर अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है, किस फॉर्म में एंटर करता है। देखो ये इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इंपॉर्टेंट है। कैसे कि जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो वो स्पोरोजोइड फॉर्म में एंटर करता है, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म है, ठीक है। फिर वहाँ से वो ये कहाँ से आया, बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल से आया, ठीक है। एनोफिल मॉस्क्यूटो जो है यानी कि फीमेल एक मच्छर है जिसका नाम है एनोफिल्स, उसका जो मादा मच्छर है यानी कि जो फीमेल उसका टाइप है, वो बेसिकली इसका कैरियर होती है। जो पैरासाइट होता है वो इनिशियली मल्टीप्लाई करता है लिवर सेल में, और फिर वो अटैक करता है आरबीसी को, और आरबीसी को फिर वो रप्चर करता है, और फिर रप्चर करने के बाद वहाँ से फिर वो निकल जाता है, एक सब्सटेंस रिलीज़ करता है जिसका नाम है हीमोजोइन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड द फीवर। यानी कि जो हीमोजोइन होता है, इसी हीमोजोइन की वजह से जो हम लोग को मलेरिया में ठंडा लगता है या फिर हाई फीवर आता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हीमोजोइन विच इज़ रिलीज फ्रॉम द रप्चर्ड आरबीसी। और वो रप्चर आरबीसी में कहाँ से आया, तो ऑफकोर्स लिवर से, और लिवर में कहाँ से गया, तो जो फीमेल मॉस्क्यूटो था उसने काटा था, काटने के बाद जब ह्यूमन के अंदर जो फीमेल मॉस्क्यूटो किस फॉर्म में छोड़ती है, तो वो छोड़ती है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद में हर 3 से 4 दिन पे फीवर आपको लगेगा। व्हेन अ फीमेल एनोफिल मॉस्क्यूटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, तो क्या होगा कि दिस पैरासाइट एंटर कर जाता है मॉस्क्यूटो के बॉडी में, और फिर वहाँ से वो डेवलप करेगा। जो पैरासाइट होता है मल्टीप्लाई करता है विद इन देम, और फिर वो फॉर्म करता है स्पोरोजोइड, एंड दैट आर स्टोर इन द सलाइवरी ग्लैंड में, फिर वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये जो मॉस्क्यूटो है अगर दूसरे इंसान को काटेगा तो ये जो स्पोरोजोइड होता है वो एंटर कर जाता है उसके बॉडी में, और फिर इस तरह से इसका साइकिल ऐसे ऐसे गोल गोल चलता रहता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ कि समझो पहले ध्यान से, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोई मच्छर है, ठीक है। इसने क्या किया कि एक ऐसे आदमी को काटा जो अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइड आर इंजेक्टेड विथ बाइट। देखो ये एक फीमेल एनोफिल मच्छर है, इसने काटा एक आदमी को। अब क्या हुआ कि काटने के बाद इसने स्पोरोजोइड को इस आदमी के अंदर भेज दिया। अब जो ये स्पोरोजोइड है यही तो फॉर्म है, यही तो है जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म है, वो रीच कर जाएगा लिवर के पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमको एक मच्छर ने काटा जिसका नाम था एनोफिल, अब वो मादा मच्छर थी, उसने एक सब्सटेंस रिलीज़ किया तुम्हारे बॉडी के अंदर जिसका नाम था स्पोरोजोइड। ये स्पोरोजोइड इन्फेक्शियस था, तुम्हारे बॉडी में घूमते 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 तुम्हारे लिवर में वो पहुंच गया, ठीक है। स्पोरोजोइड तुम्हारे लिवर में पहुंच गया। अब क्या हो रहा है कि तुम्हारे लिवर के अंदर ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, याद रखना है कि लिवर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और ब्रस्ट कर देगा और निकल जाएगा ब्लड में वापस से, ठीक है। अब क्या होगा कि पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द आरबीसी। ये देखो ये चीज़ यहाँ से तो निकला, फिर उसके बाद ये पहुँच गया यहाँ पे, फिर आरबीसी के पास ही पहुँचा, आरबीसी को वो तोड़ करके बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया ना, मेल और फीमेल, ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस किया तो मेल और फीमेल बना। फिर उसके बाद ये दोनों, इस इन्फेक्टेड आदमी को किसी ने काट दिया, ठीक है, ये चला जाएगा वापस इसके अंदर। ये कहाँ पे हो रहा है, ये मॉस्क्यूटो के अंदर हो रहा है, ये ह्यूमन के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब ये मॉस्क्यूटो के अंदर वापस से क्या हुआ कि फीमेल जो मॉस्क्यूटो होता है वो टेकअप करता है गैमेटोफाइट को फ्रॉम द ब्लड, यानी कि फीमेल के अंदर आ गया। अब फिर मॉस्क्यूटो के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, कहाँ पे,
फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट, मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद में ये स्टोर होगा कहाँ पे, तो सलाइवरी ग्लैंड जो होगा यानी कि जो मच्छर का सलाइवरी ग्लैंड है उसके अंदर ये स्पोरोजोइड स्टोर हो जाएगा। अब वापस से इस इंसान के अंदर वो चला जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि तुमको उसने काटा, तुमको कुछ नहीं, तुम नॉर्मल इंसान थे, तुमको कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे लिवर में आया, लिवर में वो मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर लिवर से ब्लड में गया, ब्लड सेल्स के अंदर वो फिर मल्टीप्लाई करते 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 गया, उसके बाद फिर ब्लड सेल भी एक टाइम के बाद ब्रस्ट कर गया, वहाँ से फिर हीमोजोइन निकला, हीमोजोइन की वजह से ही तुमको ठंडा लगता है और तुमको जो भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं हीमोजोइन की वजह से दिखते हैं। और लेकिन लिवर के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, दो चीज़ बन रहा था, फीमेल और मेल गैमिट बना। फिर उसके बाद ये वाला वापस से अब तुमको फिर से कोई ऐसे मच्छर ने काटा जिसको कुछ नहीं हुआ था, फिर वो मच्छर तुम्हारे खून से वो दोनों गैमिट्स को उठा करके ले गई, फिर अपने यहाँ यानी कि अपने पेट के अंदर दोनों को सेक्सुअली रिप्रोडक्शन उसने करवाया, फिर वापस से स्पोरोजोइड्स बनाया और उसको फिर उसने अपने सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर किया और इस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कंप्लीट हुआ। ठीक है। जो दूसरी बीमारी जो कि प्रोटोजोअन से होने वाली है वो है एमीबियासिस, जिसको हम लोग एमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन एमीबियासिस होता है। इसके सिम्टम कुछ इस तरह से हैं कि कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प होगा, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस और ब्लड निकलेगा। हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इसका मैकेनिकल कैरियर कौन है, तो हाउस फ्लाई है। ठीक है, जो कि ट्रांसमिट करता है पैरासाइट को फ्रॉम फीसेस टू द इन्फेक्टेड, यानी कि मल जो पखाना वखाना होता है ना, तो वहाँ से उठा करके इंसान के अंदर लाने का जो काम करता है वो यही करता है। ठीक है, या फिर ड्रिंकिंग वाटर वगैरह वो फूड से ये सारी चीज़ें फैलती हैं। इसके बाद में जो एक और टाइप है जिसकी वजह से बीमारियाँ होती है वो है एस्कैरिस। ठीक है, यानी कि राउंड वॉर्म, जो कॉमन जो राउंड वॉर्म होता है उसकी वजह से भी बीमारियां होती हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था स्टार्टिंग में ही कि हेलमिंथ की वजह से भी बीमारियां होती हैं। तो हेलमिंथ की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होंगी, तो सबसे पहले जो है वो चेरिया, जो कि फाइलेरिया वॉर्म है, इसके ये भी एक हेलमिंथी है। ये कौन सी बीमारी, एस्कैरियोसिस काउज करता है, एस्कैरिस की वजह से। ठीक है, इसके सिम्टम्स ये होंगे कि इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, और जो एग ऑफ द पैरासाइट जो होता है वो एक्सक्रीट करता है फीसेस से और फिर जो सॉइल में जाएगा फिर वाटर में जाएगा। इस तरह से हेल्दी इंसान को भी हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एस्कैरियोसिस एक बीमारी है जो कि हेलमिंथ की वजह से होता है। कौन से हेलमिंथ की वजह से होता है, तो वाउचेरिया की वजह से होता है, सॉरी एस्कैरिस की वजह से होता है। इसके सिम्टम्स ये हैं कि आपको पेन होगा, मस्कुलर पेन, फीवर होगा, एनीमिया होगा, इसके अलावा ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको होंगी। इसके अलावा कैसे फैलेगा, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीसेस रहेगा वो फीसेस की वजह से दूसरे बंदे में भी फैलेगा। इसके बाद में आता है कि वाउचेरिया ब्रांक्रॉफ्टी या और वाउचेरिया मलेलियाई, फाइलेरिया वॉर्म का ये भी टाइप है। इसमें क्या होता है कि एलिफेंटिएसिस, हाथी पाँव, जिसको हम लोग फाइलेरियासिस बोलते हैं, तुमने नाम सुना होगा कि कभी कभी तुम देखते हो कि कोई आदमी है जिसका एक पैर बहुत मोटा रहता है, लगेगा कि हाथी की जैसा उसका पैर है, तो वो बेसिकली कुछ उसका मतलब बीमारी है वो एक तरह का। इसीलिए चूंकि वो हाथी की तरह उसका पैर दिखता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एलिफेंटिएसिस, बिकॉज इट इज़ काउज्ड ड्यू टू फाइलेरिया वर्म, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फाइलेरियासिस। ओके, ये उसका फिगर है। इसके साइन सिम्टम्स ये हैं कि इसमें क्या होता है कि हाँ, ये भी सबसे पहले तो ये भी फीमेल मॉस्किटो वेक्टर की वजह से ही होता है। इसके साइंस वेट फाइलेरियासिस यूजुअली ये क्या होता है, बहुत लंबा होता है यूजुअली इसमें। हाँ, नहीं साइंस सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इसमें लिम्फेटिक वेसल्स जो होता है लोअर लिम्ब का वो अफेक्टेड होता है। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नीट में क्वेश्चन बना ना तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, इसके अलावा मेनी फंजाई भी होता है जो कि डिजीज़ काउज करने में बहुत ज़्यादा आगे है। इसमें से एक जेनरा है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और ईपीडर्मोफाइटोन, 3 जेनरा है। ठीक है, ये तीनों जेनरा है। इससे एक बीमारी होती है जिसको रिंगवॉर्म बोलते हैं। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है ह्यूमन के अंदर। इसमें क्या होता है ना कि
ड्राई स्केली लेशंस पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर, स्किन पे, नेल पे, स्काल्प पे। यहाँ पे देखो ये फिगर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये कब होगा? तो इसमें इचिंग होता है और हीट और मॉइस्चर जब रहेगा तो फंजाई ग्रो करता है। इसलिए अगर नमी और गर्मी रहेगी तो ये ज़्यादा ये बीमारी होगी, यानी कि ये बीमारी होने का चांस कब ज़्यादा है? तो बरसात के मौसम में, ठीक है। और इसमें रिंगवर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल। रिंगवर्म कहाँ से आएगा? या तो सॉइल से आएगा या फिर टॉवेल वगैरह से आएगा, क्लॉथ से आएगा, या फिर कॉम, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उसकी कंघी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपको भी होने का चांस है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन इन्फेक्शियस डिजीज़। एंड इसके बाद में है कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। अगर आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करना है तो आपको पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ, यानी कि अगर आपको पर्सनल हाइजीन की हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना बॉडी क्लीन रखना चाहिए, आपको क्लीन वाटर लेना चाहिए, खाना पानी आप जो भी ले रहे हैं, फ्रूट्स, वो सब साफ़ सुथरा होना चाहिए। पब्लिक हाइजीन में कौन कौन सी बातें आती हैं? तो इसमें डिस्पोजल ऑफ वेस्ट या फिर एक्सक्रीटा, ये आपको ऐसा नहीं है आप बाहर में कहीं पे भी फेंक दो। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्व। कोई भी अगर आपके घर में वाटर रिजर्वायर है या फिर अगर आपके मोहल्ले में है या फिर कहीं पे पानी जमा नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक हाइजीन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। दिस मेजर्स आर पर्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड द वाटर सच एज टाइफाइड। हाँ, एक और चीज़ है, टाइफाइड, एमेबियासिस और एस्केरियासिस जो है ये तीनों को ट्रांसमिट करने के लिए फूड और वाटर ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है बच्चों कि मेजर द पर्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर। फूड और वाटर के जरिए जो बीमारियां होती है डैट इज टाइफाइड, एमेबियासिस और एस्केरियासिस। इन द केस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो वाटर बॉर्न डिजीज में आपका आ जाएगा निमोनिया और कॉमन कोल्ड। इसके अलावा है कौन कौन सी बीमारियां और हैं? कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन या फिर बिलोंगिंग टू शुड बी अवॉइड, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज से अगर आपको बचना है तो आपको इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए, मतलब उनके टच में नहीं आइए। फॉर डिजीज सच एज मलेरिया, फाइलेरियासिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, यानी कि जो मलेरिया और फाइलेरियासिस है वो इंसेक्ट वेक्टर की वजह से होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। यानी कि इसको कैसे हम लोग बच सकते हैं? तो वेक्टर वगैरह का जो भी ब्रीडिंग प्लेस है आप उसको हटा दीजिए। दिस कैन बी अचीव बाय द अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ द वाटर इन एंड अराउंड residential area, regular cleaning of the household cooler, use of the mosquito net, introducing the fish with गैम्बूशिया, यानी कि ये हो गया कि आपको गैम्बूशिया फिश एक होती है जो कि ये सारी चीज़ों को खाने का काम करती है, यानी कि हमारे लिए वो अच्छी है। तो गैम्बूशिया फिश का इस्तेमाल करो। आपके आसपास हम मच्छरदानी लगा के सो। इसके बाद हाउस होल्ड में अगर आपके घर पे अगर कूलर है तो उसका रेगुलर सफाई होना चाहिए। रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे देखो कि पानी वानी तो नहीं ना जमा है। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा वही गैम्बूशिया फिश जो है उसके मॉस्किटो को लार्वा को मारने के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा इन एडिशन डोर्स एंड विंडो और डोर जो होता है उसको हम लोग वायर मेश से हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। Such precautions have become more important, especially in the light of the recent widespread incidence of the vector-borne disease. Vector-borne जो होता है एडिस मॉस्किटो है जो कि डिजीज़ का हाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डेंगू और चिकनगुनिया होता है इंडिया में जो होता है वो एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, डेट इज एडिस मॉस्किटो की वजह से होता है। इसके अलावा है ये लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस वीडियो कि let me check this just a minute. Advancement made in biological science have used effectively dealing with many infectious diseases. The use of the vaccine and immunization program have enabled use the completely eradicate of मतलब कि स्मॉल पॉक्स वगैरह हुआ या फिर निमोनिया, डिप्थेरिया, ये सब चीज़ों का अब टीका चलता है।
गांव वगैरह में तुम सुने होगे, बाहर में भी होता है। ये हर चीज़ का टीका वगैरह चलता है, जिसकी वजह से बहुत हद तक हम लोगों ने कंट्रोल पा लिया है, और जो नहीं पाया है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉमन डिजीज़ इन द ह्यूमन। आवर नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट इम्यूनिटी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।